ईशा की माँ दरवाजा खोलने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन कमरे का दरवाजा खुल नहीं रहा था। अंदर ईशा अकेली थी। वो मदद के लिए मोहित को फोन लगाती है, लेकिन एक रिंग बजने के बाद फोन कट हो जाता है। मोहित को समझने में देर नहीं लगती कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करके ईशा के घर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। इधर माँ और बेटी मौत से जूझ रहे थे। बाहर माँ बेटी को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी और अंदर ईशा कमरे में अकेली थी। ईशा को उस अमानवीय शक्ति ने अब हवा में लटकाकर जोर से नीचे पटक दिया। ईशा नीचे गिर जाती है। उसे काफी दर्द हो रहा था। ईशा वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उस अदृश्य शक्ति ने ईशा को अपने बंधन में जकड़ कर रखा था, जिससे ईशा हिल नहीं पा रही थी। वो अमानवीय शक्ति ईशा के बाल पकड़कर उसे घसीट कर दूर ले जाती है। इतनी देर में मोहित वहां पहुंच गया था। वो अंदर आता है तब ईशा की माँ मोहित को बताती है कि ईशा अंदर कमरे में अकेली है। मोहित दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा काफी मजबूत था। वो धुएं से बना काला साया अब एक इंसानी आकार लेने लगा था। वो काला साया अब उस औरत में तब्दील हो जाता है जो ईशा को रेस्टोरेंट के वॉशरूम में दिखा था। अंदर से ईशा की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तनाव पल पल बढ़ रहा था। तभी मोहित को कुछ याद आता है। वो भगवान का नाम लेकर अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर एक जोर की लात मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। जब मोहित कमरे के अंदर आकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उस औरत ने ईशा को पजेस कर लिया है। ईशा तड़प रही थी। मोहित बिना बात गवाह ईशा की पेड़ की तरफ छलांग लगाता है और उसके सिरहाने रखी हुई उस अभिमंत्रित विभूति को ईशा के ऊपर छिड़क देता है। उस पवित्र विभूति का ताप उस शैतानी औरत की आत्मा को सहन नहीं होता। वो झट से वहां से भाग जाती है। ईशा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन मोहित उसे संभाल कर बेड पर लिटा देता है। अगली सुबह जब ईशा को होश आता है तब वो रात का खौफनाक मंजर याद करके चीखती है। तब मोहित उसे संभालता है। वो मोहित के गले लगकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मोहित ईशा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, नहीं जाऊंगा, आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा। इधर विनायक राव ने अब तक अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। वो सुबह ईशा के घर आते हैं। तब मोहित उन्हें बीती रात की सारी घटनाएं बताता है। ईशा के पापा भी अब तक पुणे से लौट चुके थे। विनायक राव कहते हैं, वो बुरी शक्ति और ईशा, इन दोनों में कुछ संबंध है। ये दोनों आपस में किसी चीज से जुड़े हुए हैं। जहां तक मुझे पता चला है, ईशा पर किसी ने काला जादू किया है और जिसने भी ये किया है वो ईशा का बुरा चाहता है। तभी उसने इतनी खतरनाक आत्मा को इसके पीछे लगाया। जब मैं उस दिन आपके घर आया था तभी मुझे इस बात का एहसास हो चुका था। मुझे ईशा के आसपास एक नकारात्मक शक्ति का एहसास हुआ था। सुबह होने की वजह से ऐसी शक्तियों की कुछ मर्यादाएं होती है, लेकिन फिर भी ऐसी शक्तियां काफी ताकतवर होती है। इसलिए उस बुरी शक्ति से लड़ने के लिए मुझे कुछ खास सिद्धियां अर्जित करनी थी और अब मैं तैयार हूँ। लेकिन हमें पहले इसके पीछे का पूरा सच जान लेना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जानना ही आधी जंग जीतना होता है। फिर विनायक राव ईशा के कमरे का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। उन्हें वहां पर एक परफ्यूम की बोतल दिखाई देती है, जिसे हाथ लगाते ही उन्हें एक सौम्य बिजली का झटका महसूस होता है। ये बोतल, यही इस सब की जड़ है। ये किसने दी तुम्हें? ईशा कुछ याद करते हुए कहती है, ये परफ्यूम की बोतल तो मेरी दोस्त कोमल ने मुझे दी थी, मेरे एंगेजमेंट के दिन। इसका मतलब उसने ये सब कुछ किया है। विनायक राव कहते हैं, उसे यहाँ पर बुला लो, सारी बात साफ हो जाएगी। थोड़ी देर बाद कोमल वहां पर आती है। अब तक सबको सब कुछ पता चल गया होगा, इसलिए वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। ईशा गुस्से से कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कोमल हाथ जोड़कर ईशा से कहती है, मुझे माफ कर दो ईशा, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। ये सब कुछ करने के लिए मुझे उस मनीष ने उकसाया था। पता नहीं कैसे उसने मेरा कपड़े चेंज करते हुए MMS बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी दी थी, इसीलिए मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। कोमल के आंसू ने उसकी बेगुनाही का सबूत दे दिया था। तब ईशा को अतीत के पल याद आते हैं। साल भर पहले मनीष उसके साथ उसके ऑफिस में काम करता था। वो एक लंपट किस्म का लड़का था,
ऑफिस की लड़कियों पर उसकी हमेशा बुरी नजर रहती थी। उसने इससे पहले काफी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धोखा दिया था। वो लड़कियों को बस एक भोग वस्तु समझता था। उसकी ईशा पर गंदी नजर थी। उसने कई बार ईशा को प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन ईशा ने हर बार उसे मना कर दिया। एक बार ईशा को अकेला पाकर मनीष ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तब ईशा ने उसे कसकर थप्पड़ मारा था और उसकी कंप्लेंट कंपनी के एचआर के पास कर दी। ऑफिस में कमेटी बिठाई गई जिसमें मनीष दोषी पाया गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सबके सामने हुआ यह अपमान मनीष बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने ईशा को सबक सिखाने की धमकी दे दी। ईशा अतीत के पलों से बाहर आती है। विनायक राव कहते हैं, कहाँ मिलेगा ये मनीष? हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं जानता हूँ कहाँ मिलेगा। इतना कहकर मोहित, विनायक राव और ईशा के पापा मनीष के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों मनीष के घर पहुंचते हैं। ईशा के पापा दरवाजा खटखटाते हैं। मनीष दरवाजा खोलता है। वो काफी ज्यादा कमजोर और बीमार लग रहा था। उसका सारा शरीर सूखकर पतला हो गया था। मनीष को देखकर ईशा के पापा अपना गुस्सा रोक नहीं पाते और उसे जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, क्यों किया तुमने ऐसा मेरी बेटी के साथ? पता है कितनी तकलीफ से गुजरी है मेरी बेटी। लोग उसे पागल समझ रहे हैं। समाज में उसकी बदनामी हो रही है, जिसकी वजह से उसकी शादी भी टूट गई। उनकी आंखों में दुख और गुस्सा दोनों थे और चेहरे पर एक आक्रोश था। ईशा के पापा आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन मोहित और विनायक राव उन्हें संभालते हैं। मनीष कमजोर आवाज में कहता है, ईशा ने मेरे प्यार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता था। इसलिए मैं एक तांत्रिक के पास गया। मैंने काली जादू के कई सारे टोने टोटके सीखे, जिसका इस्तेमाल मैं ईशा पर करने वाला था। उस तांत्रिक ने मुझे चेतावनी भी दी थी कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन बदले की आग में चलता मैंने उसकी किसी भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। मैंने एक परफ्यूम की बोतल खरीदी और अपने काले जादू से उसे एक बुरी शक्ति से बांध दिया। अब सवाल था कि यह बोतल मैं ईशा तक कैसे पहुंचाऊं, पर जल्दी मुझे इसका भी रास्ता मिल गया। मैंने ईशा की दोस्त कोमल को अपना निशाना बनाया। मैंने कई दिन तक उसका पीछा किया और एक दिन जब वो एक मॉल में कपड़े खरीदने गई, तब उस दुकानदार को मैंने ढेर सारे पैसे खिलाकर चेंजिंग रूम में कैमरा लगवाया और कपड़े बदलते हुए उसका एमएमएस रिकॉर्ड कर लिया। उसी के दम पर मैंने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर उसने मेरा काम नहीं किया तो मैं उसका वीडियो वायरल कर दूंगा। वो डर गई और उसने उस परफ्यूम की बोतल को ईशा तक पहुंचा दिया। मेरा काम हो गया। मेरा बदला पूरा हो गया था। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन जल्द ही मेरा ये भ्रम टूटकर बिखर गया। सब कुछ उल्टा हो गया और मेरा काला जादू मुझ पर ही उलट गया। ईशा को परेशान करने वाली वो काली शक्ति मेरी ऊर्जा खींच रही थी। मेरी जवानी और ताकत मुझसे छीनकर वो दिन ब दिन और ज्यादा शक्तिशाली बन रही थी। मैं कमजोर हो रहा था। मैंने उसका विरोध किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली और आक्रामक बन चुकी थी। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। गुस्से में मैं अंधा हो गया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मनीष को पछतावा हो रहा था और वो उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। उसे देखकर विनायक राव कहते हैं, ऐसा ही होता है। जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तब आप खुद उसमें गिर जाते हैं। दूसरों को दुख और तकलीफ देकर कभी किसी का भला नहीं होता। अब हमें जल्द से जल्द प्रेत मुक्ति हवन करना पड़ेगा। तब तक मनीष तुम मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करो। इतना कहकर वो तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। घर पर आकर विनायक राव ने प्रेत मुक्ति हवन की सारी तैयारियां कर ली। सबकी कलाइयों पर अभिमंत्रित धागे बांध दिए, एक बड़ा सा घेरा बनाया और सबको उसके अंदर बैठने के लिए कहा, ताकि जब हवन शुरू हो तब वो बुरी शक्ति किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हवन खत्म होने तक इस घेरे से बाहर नहीं निकलेगा। विनायक राव सबको सूचना देकर मंत्र साधना शुरू कर देते हैं। मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंज उठी, जिससे उस बुरी शक्ति को उस पवित्र मंत्रों से तकलीफ होने लगी थी। वो गुस्से में आक्रामक होकर उन पर वार करती है।
ताकि हवन भंग हो जाए। वो काली शक्ति आसपास मौजूद चीजें उन पर फेंकती है। विनायक राव अपने मंत्रों का जाप और तीव्र करते हैं, जिससे वो बुरी शक्ति और ज्यादा आक्रोश करने लगी। उसके इस आक्रोश से आसपास मौजूद चीजें जैसे ग्लास, जग और आईना एक एक करके टूटकर बिखरते हैं। वातावरण भयंकर बन रहा था। लाइट्स जल बुझ रहे थे। विनायक राव वो परफ्यूम की बोतल लेकर उसे हवन कुंड की अग्नि में भस्म कर देते हैं, जिससे ईशा का उस काली शक्ति से संबंध टूट जाता है। वो प्रेतात्मा अब कमजोर पड़ने लगी थी। वो उन्हें चोट पहुंचाने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन सुरक्षा घेरे की वजह से वो बुरी शक्ति उन तक नहीं पहुंच पाती। जैसे ही आखिरी मंत्र पढ़कर विनायक राव अग्नि में आखिरी आहुति देते हैं, वैसे ही वो काली शक्ति भस्म हो जाती है। कमरे में छाया तनाव का माहौल अब खत्म हो चुका था। वातावरण में एक प्रसन्नता थी। विनायक राव खुशी से कहते हैं, अब वो काली शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। आप सब सुरक्षित है। इस मुसीबत से बचाने के लिए सब लोग विनायक राव का शुक्रिया अदा करते हैं। अब वो सब पहले जैसे अपनी जिंदगी बिताने लगे। इस घटना के बाद मोहित और ईशा में नजदीकियां बढ़ने लगी, जिससे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों की शादी काफी धूमधाम से हुई। खुद विनायक राव उनकी शादी में आए और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया।